हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स फॉर क्लास 11th एंड द चैप्टर्स नेम इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर में किस चीज के बारे में हमें बताया गया है। अ डाइंग मैन एन एक्स पेट्रियट फ्रॉम कश्मीर आस्क्स द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। तो एक आदमी होता है जो बिल्कुल मरने के वर्ज पे होता है, वो होता है एक्स पेट्रियट, मतलब एक ऐसा आदमी जो कश्मीर में नहीं रहता, वैसे वो कश्मीर का था बट उसको वहां से निकाल दिया जाता है। आस्क्स द ऑथर मतलब वो ऑथर को बोलता है कि आप मेरे बारे में कुछ लिखिए, जब वो मर जाएगा तो वो चाहता है कि उसकी कुछ मेमोरीज रह जाए। तो जो ये फॉलोइंग पीस है वो अमिताभ घोष ने उनके लिए लिखा था अपने प्रॉमिस रखने के लिए। तो अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25th April 2001। सो 25th April 2001 को आगा शाहिद अली ने अपने अप्रोचिंग डेथ के बारे में, मतलब जो उनकी डेथ मतलब उनकी मौत आ ही रही थी, बस उनको पता था कि उनकी बहुत जल्द मौत हो जाएगी, तो अप्रोचिंग डेथ के बारे में उन्होंने कब बताया था? 25th April को ऑथर को बताया था ये सब। द कॉन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली। तो उनकी कॉन्वर्सेशन जो होती थी, उनकी बातचीत होती थी वो रूटीनली होती रहती थी, मतलब रोज रोज होती थी। आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट आई वाज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप। तो उन्होंने टेलीफोन किया था उनको याद दिलाने के लिए कि उनको किसी फ्रेंड के घर पे जाना है लंच करने के लिए, उन लोगों को इनवाइट किया गया था और फिर वो उनके अपार्टमेंट आने वाला था उनको पिक करने के लिए कि वो साथ साथ उनके लंच पे जा पाए। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 months। तो जो डाइंग मैन थे जिनकी बात हो रही है, आगा शाहिद अली, वो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका कैंसर का काफी टाइम से, 14 months हो गए थे उस चीज को। तो शाहिद वाज स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली लूसिड एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी। मतलब उनकी इतनी ट्रीटमेंट्स के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते थे और वो जो भी कुछ बोलते थे वो सब बहुत ही क्लियरली समझ आ जाता था सबको, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और उसके वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है लोगों के अंदर, वो बोल नहीं पाते। बट उनको ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी होता था कि वो कभी कभी चीज़ें कुछ कुछ भूल जाते थे। ओकेजनल मतलब होता है जो कभी कभार होना। तो ऐसा ऐसा होता था बट देन वो परफेक्टली अपने फीट पे खड़े हो पाते थे और उनको जो बात बोलते थे वो सबको समझ आ जाती थी बहुत आराम से। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक and then suddenly he said। तो जो ऑथर है वो देखते हैं कि आगा शाहिद अली क्या कर रहे होते हैं, अपने एंगेजमेंट बुक से ऐसे उसके पेजेस पलट रहे होते हैं तो उनको उसकी आवाज़ आती है। एंगेजमेंट बुक क्या होता है कि वो एवरीडे उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं कि आज मुझे इनसे मिलना है उनसे मिलना है, तो ये सब चीज़ें वो उस बुक में लिखते थे। बट जब वो देख रहे थे कि आज उनको किससे मिलना है तो वो देखते हैं कि आगे ही सेज, ओ डियर आई कैन नॉट सी अ थिंग। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और फिर वो बोलते हैं, एक पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ सा छोटा सा पॉज लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मैं मरने नहीं वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं होता उसमें कुछ, उनकी जो एंगेजमेंट बुक होती है, तो वो सोचते हैं कि शायद कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। पर वो बोलते हैं कि हाँ, इवन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा बट आई जस्ट होप कि वो उनका वक्त नहीं आया हो अभी तक। ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मेनी वीक्स, आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। तो शाहिद और जो ऑथर है वो काफ़ी टाइम से अपने कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे, काफ़ी वीक्स तक बहुत बात करी इन लोगों ने इस टॉपिक पे, बट देन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने डेथ वाला सब्जेक्ट कभी उठाया हो। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो ऑथर ने जब ये सुना, तो जब उन्होंने ऊपर बोला कि आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, तो जब ऑथर ने ये सुना तो उनको समझ नहीं आया कि वो इस बात को कैसे रिएक्ट करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड। तो जब शाहिद ने बोला था कि आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, उन्होंने बोला तो ये ऐसे बहुत ही गंभीर बात बोली थी, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी कंटेंट अबाउट इट, वो संतुष्ट थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजाक मजाक में ऐसे कुछ बोल रहे हैं, जॉक्युलैरिटी मतलब मजाक करना। आई मम्बल्ड समथिंग इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, कि मतलब अगर कुछ बोलोगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। तो वो बोलते क्या है, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन। तो वो बोलते हैं क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक लग रहा होता है उनको, जो ऑथर है, तो वो उनको बस मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट। और वो बीच में उनको, जब वो बात कर रहे थे तो बीच में उनको काट देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट ही सेड, व्हेन इट हैपेंस आई होप यूल राइट समथिंग अबाउट मी। तो उन्होंने एक ऐसी टोन में बोला जो क्विजिकल लग रहा था कि तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा, और बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे में उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये कहा कि जब ये एक्चुअली होता है कि जब मैं एक्चुअली में मर जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखो। आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस एंड अ लॉन्ग मोमेंट पास बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स दैट पीपल से ऑन सच ओकेजन्स।
तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं इतना शॉक हो गया था कि मैं बिल्कुल चुप रह गया और बहुत ही ज़्यादा लंबा मोमेंट ऐसे निकल गया जब तक मैं अपने आप को समझा पाता, सोच समझ पाता कि मैं आगे क्या बोलूँ। और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे ओकेजन्स पे जब कोई इंसान ऐसे कुछ बोले तो उनको किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए। शाहिद, यूल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो वो बोलते हैं कि शाहिद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, वो ये कहना चाहते थे। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। तो अपने विंडो, उनके घर में जो स्टडी रूम था वहाँ के विंडो से वो देख सकते थे कि वो एक कॉर्नर से उनकी बिल्डिंग देख पा रहे हैं जहाँ पे वो रहते थे। सम 8 ब्लॉक्स अवे, तो 8 ब्लॉक्स अवे था, मतलब 8 ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं उतनी दूर था बस। तो 8 छोटे एरियाज़ के थोड़ा सा दूर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था उनका घर। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव दैट, तो कुछ महीने हुए थे कि वो उन्होंने वहाँ पे नया नया शिफ्ट किया था। ही हैड बिन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहाटन, तो वो मैनहाटन में रह रहे थे कुछ माइल्स अवे, मतलब थोड़ी और दूरी पे। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन February 2000, और उनको अचानक से ऐसे सडन ब्लैकआउट हो गया कि उनको कुछ याद नहीं है। फेब्रुअरी में हुआ ये 2000 के ईयर में। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ malignant ब्रेन ट्यूमर, ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन। तो लोगों ने जब टेस्ट वगैरह कराए तो उन्हें पता चला कि एक ब्रेन ट्यूमर है उनके दिमाग में, मतलब ब्रेन में एक ट्यूमर है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन शिफ्ट हो जाएंगे। मलाइनन का मतलब क्या होता है कि ईविल और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस सा ब्रेन ट्यूमर। तो उन्होंने ब्रुकलिन में शिफ्ट क्यों किया? टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीता, हु टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो उन्होंने शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि उनकी जो बहन है जिनका नाम था समीता, वो प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी और वो कुछ दूरी पे ही रहती थी जहाँ से ऑथर रहते थे। शाहिद ignored my reassurances. He began to laugh and it was then that I realized that he was dead serious. तो शाहिद ने जब उन्होंने बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, तो उन्होंने जिस तरह से रीअश्योर किया उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा, तब भी जो शाहिद है वो हंसने लगते हैं। वो हंसने लगते हैं और फिर तब उन्हें समझ आता है, औरतों को समझ आता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो बिल्कुल भी हंसी मजाक में नहीं बोला उन्होंने, जो बोला वो बहुत ही सीरियसली उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। तो उनको समझ आया कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली उन्हें करने के लिए, उन्होंने ट्रस्ट किया उन्हें कि वो एक जो भी वो उनको बोल रहे हैं वो कर देंगे। स्पेसिफिक चार्ज मतलब कि उन्होंने एक किसी तरह से काम बोला है उन्हें, तो उन्होंने उनको ट्रस्ट किया है कि वो एक्चुअली में वो करेंगे। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप बट थ्रू द रिटन वर्ड्स। तो शाहिद चाहते थे कि जो ऑथर है उन्हें किस तरह से याद रखे, स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी की तरह नहीं। मतलब रेसिटेटिव्स क्या होता है कि किसी चीज़ को गाते हुए किसी को बताना, कोई नॉर्मल चीज़ जो मतलब स्पीक भी कर सकते हैं, तुम बता भी सकते हो, उसको गाने की तरह से थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना के बताना। तो उनकी जो मेमोरी है और फ्रेंडशिप है उसको इस तरह से वो नहीं चाहते थे उसको जो ऑथर है उस तरह से याद रखे, बट थ्रू द रिटन वर्ड्स। पर वो चाहते थे कि वो उनको शब्दों की तरह याद रखे। रिटन वर्ड्स मतलब उनके बारे में अगर वो लिखेंगे तो वो हमेशा उनके साथ रहेगा और उस तरह से उनको वो हमेशा याद रखेंगे। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर होम थिंग्स बिकेम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग देयर इज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉस एंड बेरेवमेंट। तो शाहिद को पता था कि जितने भी राइटर्स होते हैं, जो भी अच्छे लेखक होते हैं, वो सारे के सारे अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना जिसमें दे रेजिस्टेड, कि मतलब वो अपने आप को रोकते हैं ऐसी चीज़ें लिखने के बारे में जिसमें लॉस से चीज़ें डील कर रही हो, या फिर बेरेवमेंट मतलब डेथ, कि किसी इंसान को, बहुत ही क्लोज फ्रेंड को या रिलेशन को खो देना बिकॉज ऑफ डेथ। ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट्स वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजंस टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। तो राइटर बोलते हैं, जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं कि उस जो शाहिद है उन्हें पता था कि वो किसी ना किसी तरह से रीजंस ढूंढेंगे कि वो अवॉइड कर पाए उनके डेथ के बारे में लिखना। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रीसेंट डेट। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि मैं पोएट नहीं हूँ और जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल नई नई है। दैट there were many other who knew him much better and he would be writing from greater understanding। और उन्होंने ऐसी भी चीज़ें सोची कि वो ऐसा बोले कि उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और वो उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाएंगे क्योंकि उनको वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उनको जानते हैं। All this Shahid had guessed and he had decided to shut off those routes while there was still time। तो जब तक उनके पास वक्त था तब तक उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को टरका दिया था कि नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, तुम ही लिखोगे। तो उन्होंने ऐसी रूट्स के लिए पहले से ही रास्ते बंद कर दिए थे कि वो ऑथर ऐसी चीज़ें बोल ही नहीं पाए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यू मस्ट राइट अबाउट मी। तो उन्होंने उनको सीधा ऑर्डर कर दिया कि आप मेरे बारे में लिखेंगे। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड।
तो फिर उन्हें समझ आ गया ऑथर को कि अब ये तो डेफिनेटली, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्नॉलेज का मतलब कि उसको अनदेखा नहीं करा जा सकता, नहीं कर सकते, उनको वो डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। तो जो ऑथर है उनकी ये बोलने के बाद समझ नहीं पाते कि वो क्या बोले, किस तरह से इस सिचुएशन में से निकले। वट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। तो वो सोचते कि ऐसे कौन से शब्द मैं यूज़ करूँ जो एक इंसान अपने दूसरे फ्रेंड को बोल सकता है, प्रॉमिस कर सकता है कि वो उसके मरने के बाद उसके बारे में ज़रूर लिखेगा। फाइनली आई सेड, तो फाइनली कुछ शब्द ढूंढते हैं और वो बोलते हैं शायद आई डू द बेस्ट आई कैन। तो बोलती कि अपने फ्रेंड को बोलती कि शायद हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छा लिखूँ। बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली वट आई हैड टू डू। तो कॉन्वर्सेशन जैसे ही ख़त्म हुई तो ऑथर को पता था कि अब वो उनको आगे क्या करना है, क्या कदम उठाने हैं। आई पिक्ड अप माई पेन, नोटेड दैट डेट एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो उन्होंने अपना पेन उठाया, उसके बाद उन्होंने अपनी डेट जो उस दिन की थी वो लिखी और उन्होंने जितनी भी चीज़ें उनके बारे में अभी तक कॉन्वर्सेशंस वगैरह जो भी हुआ था उन दोनों के बीच, वो सब उन्होंने याद रखी और जो भी चीज़ें उन्हें याद थी वो सब उन्होंने लिख दी। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो उन्होंने ये सब चीज़ें हर मंथ करी, लाइक कुछ महीनों तक। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके वजह से वो आज उनका प्लेज जो है, उनकी जो प्रॉमिस ली थी उन्होंने, वो उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। उन्होंने फाइनली इन रिकॉर्ड्स के थ्रू उनकी जो प्लेज है उसको पूरा करा। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम। तो शाहिद के जो कुछ काम थे उनको वो जानते थे पहले से, ऑथर उनके वर्क को जानते थे उनको मिलने से पहले ही। दिस 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। तो शाहिद ने एक बुक लिखी थी, उनका एक योगदान था जिसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। उन्होंने लिखा था ये 1997 में और एक कलेक्शन लिखा था पूरा। तो उसकी वजह से जो ऑथर है उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इंप्रेशन पड़ा था, मतलब एक छाप छोड़ी थी कि उनको पसंद आ गए थे उनका काम। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर। तो उनकी जो आवाज़ थी ऐसी थी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। एट वंस लिरिकल एंड फ्यूसली डिसिप्लिन्ड, एंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड। तो वो एक ही बार में लिरिकल भी था, मतलब इट साउंडेड लाइक अ सॉन्ग। फ्यूसली डिसिप्लिन की मतलब बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उन्होंने जो बातें हैं अपनी रखी, और एंगेज्ड था मतलब जो तुम सामने रीडर्स है या जो भी सुन रहा है वो अच्छे से एंगेज्ड है, वो बहुत ही बंधे हुए हैं उस स्टोरी को सुनने के लिए कि वो जो भी कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। और डीपली इनवर्ड भी था। डीपली इनवर्ड का मतलब क्या होगा कि वो बहुत ही गहरी बातें लिखते थे जो बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोएट्री, हिज वॉज अ वॉइस दैट वॉज नॉट अशेम्ड टू स्पीक इन अ बार्डिक रजिस्टर। तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बार्डिक रजिस्टर होता है एक पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो उनका लिखने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। वो कुछ भी लिखने से हिचकिचाते नहीं थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड एवर कंसिडर पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव। तो उन्होंने बोला, जो ऑथर है वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा आज से पहले ऐसी चीज़ें लिखने के लिए, ऐसी लाइन्स पब्लिश करने के लिए जिसमें ऐसा लिखा हो कि मैड हार्ट बी ब्रेव, कि पागल दिल ब्रेव रहो, मतलब स्ट्रॉन्ग रहो, साहसी बनो। इन 1998 I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. तो 1998 में ऑथर ने एक कोट करी थी लाइन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो शाहिद ने लिखी थी। एक आर्टिकल में लिखा था उन्होंने ये कि जो टॉपिक वो टच करता था थोड़ा सा ब्रीफली कश्मीर के बारे में, मतलब थोड़ा सा। At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. तो जिस वक्त उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उस वक्त पे तो सिर्फ उन्हें शाहिद के बारे में इतना सा पता था कि वो श्रीनगर में रहते थे और उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी थी, दिल्ली से। आई हैड बिन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो ऑथर कहते कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद गया था, बट ऑल दो आर टाइम दैट वॉज ब्रीफली ओवरलैप्ड, तो उनका जो वक्त था वहाँ पे थोड़ा सा कम था। वी हैड नेवर मेट, तो वो वहाँ पे मिल नहीं पाए। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर। तो शायद और जो ऑथर हैं उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे को जानते थे सभी। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद। तो उनके उन दोस्तों में से एक ने शाहिद से उन्हें मिलवाया। इन 1998 एंड 1999 वी हैड सेवरल कॉन्वर्सेशंस ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स। तो 1998 और 1999 में उन्होंने काफ़ी बातें करी, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुई, काफ़ी बातचीत हुई फ़ोन पर, और फिर वो कुछ बारी एक दूसरे से मिले भी थे। बट वी वर नो मोर दैन एक्वेंटेंसेज अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन। पर वो सिर्फ एक दूसरे को जानते थे जब तक वो ब्रुकलिन में मूव कर गए, मतलब शिफ्ट हो गए नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो एक्वेंटेंस थे, बस एक्वेंटेंस होते कि जो दोस्त ना हो बट एक दूसरे को सिर्फ जानते हो।
Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. तो उन्होंने एक बार एक दूसरे को नेबरहुड में देख लिया था, मतलब अपने आस पड़ोस में देखा, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ओकेशनल मील्स के लिए मिलते रहेंगे. ओकेशनल मील्स मतलब कभी कभी वो खाना खाएंगे एक साथ. और फिर उन्होंने जल्दी से डिस्कवर किया, ये बात जानी कि उन लोगों के बीच में बहुत चीज़ें हैं कॉमन, मतलब वो मिलती जुलती चीज़ें हैं, उन दोनों को सेम इंटरेस्ट होंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी. बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस. पर जब तक वो इतने अच्छे दोस्त बने तब तक शाहिद की जो हालत थी, उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी, वो बहुत सीरियस हो गई थी. येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप. पर उनकी जो इलनेस थी उसने कभी पे भी टोका नहीं उनकी फ्रेंडशिप के प्रोसेस को. वी फाउंड दैट ही हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर. तो उनको पता चला कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स, इंडिया में, अमेरिका में, एल्सवेयर, और मतलब हर जगह उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो जो दोनों ही जानते हैं उन दोस्तों को. वी डिस्कवर्ड अ शेयर लव फॉर रोगन जोश. तो उन्होंने खाने को देखा कि अच्छा ये कुछ खाने की डिशेज़ है जो उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, रोशाना बेगम एंड किशोर कुमार. और फिर कुछ एक्टर्स वगैरह वगैरह के बारे में भी उन्होंने सुना कि अच्छा ठीक है, वो दोनों के दोनों दे शेयर द लव ऑफ दीज थिंग्स, इंटरेस्ट उनके सिमिलर है. A mutual indifference to cricket and an equal attachment to old Bombay films. तो उन दोनों को ही ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स बहुत पसंद थी और दोनों को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था. Because of Shahid's condition, even the most trivial exchanges had a special charge and urgency. तो शाहिद की जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन थी, उसके वजह से जो बिल्कुल ट्रिवियल एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें होती थी, छोटी छोटी एक्सचेंजेस होते थे, उनके बीच में कॉन्वर्सेशंस होते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे और बहुत ही अर्जेंट होते थे एवरी टाइम. The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. तो एक ही बात ही inescapable सा, मतलब जिससे तुम escape नहीं कर सकते, जिस चीज़ से तुम निकल नहीं सकते, उस तरह का एक poignance थी. poignance का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फीलिंग आना जो बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ सैडनेस बेसिकली. तो ये जब बात करते थे वो टॉकिंग अबाउट फूड या फिर हाफ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट विद अ मैन हु न्यू हिमसेल्फ, तो जब वो राइटर इन सब चीज़ों के बारे में, जो ऑथर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे, तो एक इनएस्केपेबल पॉइगनेंस होता था, एक बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता था उन्हें कि अब जो उनके दोस्त हैं वो मरने वाले हैं, और उनका जो दर्द था वो मल्टीप्लाई होता रहता था हर इंस्टेंस पे. कि जब वो जानते थे कि जो ये उनके पास एक नॉलेज थी, उन्हें पता था कि ये इंसान जो है, उनका जो फ्रेंड है, वो एक पोएट भी है जिसने बहुत सारी ग्रेटनेस अभी तक अचीव कर ली, मतलब उन्होंने अपने पोएटिक जर्नी में काफ़ी कुछ पा लिया, अभी तक काफ़ी कुछ हासिल कर लिया. और फिर उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि वो शायद इकलौते ऐसे फ्रेंड है जो एक पोएट भी है, और उन्होंने एक पोएट के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड को ढूंढ लिया. वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता, who also lives in Brooklyn, joined us for lunch. तो एक दोपहर को एक सुकेतु नाम का राइटर होता है जो ब्रुकलिन में ही रहता है, उनके साथ लंच करने आता है. Together we hatched a plan for an अड्डा. तो सबके सब मिलके एक प्लान बनाते हैं, एक अड्डा बनाने की सोचते हैं. By definition a gathering that has no agenda other than conviviality. उसका मतलब क्या होता है कि एक फ्रेंडलीनेस का क्वालिटी होना. शाहिद was enthusiastic and we began to meet regularly. तो शाहिद इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा enthusiastic होता है, मतलब वो चाहता है कि वो रोज़ मिले ऐसे, और वो बहुत खुश होता है इस डिसीजन से. तो वो हर रोज़ मिलने, मतलब रेगुलरली मिलने लगते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस. तो साथ के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ और भी राइटर्स उनके साथ आ जाते थे. ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा. तो एक बार ये होती है कि क्रू आता है टेलीविजन कैमरा के साथ. शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट. आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा. तो जो शाहिद है वो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस होता है इस चीज़ को लेके कि उसको बस कैमरा इतना ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्होंने ज़रा भी शर्म नहीं करी. शाहिद हैड अ सॉर्सरस एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मंडेन इनटू द मैजिकल. मतलब शाहिद के पास एक जादू था किसी तरह का जो चेंज कर देता है मंडेन, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है उसको बिल्कुल मैजिकल बना देना, जादुई बना देना. वंस आई अकम्पनीड इकबाल हिज ब्रदर एंड हीना हिज सिस्टर ऑन अ ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो एक बार उन्होंने इकबाल जो उनके भाई हैं, शाहिद के भाई हैं, और हीना जो उनकी बहन है, उनके साथ एक ट्रिप किया था कि वो उनको हॉस्पिटल से घर लाएंगे. दिस वॉज ऑन 21 मई. तो ये कब की बात है? 21 मई की बात है. बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बिन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस. तो इस टाइम तक बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस रह चुके थे जो अनसक्सेसफुल थे.
Now he was back in the hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. तो इस बारी एक नया प्रोसीजर होने वाला था. ही वाज सपोज टू गो अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर. तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला था जिसका इंटेंशन क्या था कि उनके जो ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीव हो जाएगा फाइनली. हिज हेड वाज शेव्ड एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प. तो उनके जो सर पे उनका जो सर था वो पूरा शेव कर दिया गया था. उनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे और उनके स्कैल्प के ऊपर दिखाई दे रहा था जो ट्यूमर था उसका इंप्रेशन दिखाई दे रहा था. इट्स एजेस आउटलाइंड बाय मेटल सूचर्स. तो एजेस जो थे उसके जो ट्यूमर के एजेस थे वो आउटलाइन करे गए थे मेटल सूचर्स से. सूचर्स क्या होता है कि स्टिचेस होते हैं जो वुंड्स के ऊपर लगाए जाते हैं सर्जिकल इंसेशन के टाइम पर. When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. तो जब वक्त हो गया वो जगह छोड़ने का, उस रूम को छोड़ने का, तो फिर एक ब्लू यूनिफॉर्म में एक हॉस्पिटल एस्कॉर्ट आते हैं व्हीलचेयर लेके. शाहिद waved him away, declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. तो ये जो पूरा सर्जिकल इंसिजन वगैरह सब कुछ हो गया, प्रोसीजर हो गया, उसके बाद जो ब्लू यूनिफॉर्म्ड एस्कॉर्ट आया था उनको बाहर तक छोड़ने के लिए व्हीलचेयर लेके आया था सो दैट उस पर शाहिद बैठ सके. पर शाहिद ने वो देखा और उन्होंने उनको मना कर दिया कि मुझे व्हीलचेयर नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि वो स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि वो अपने आप चल के हॉस्पिटल से बाहर अपने आप जा सके. बट ही वॉज ग्रॉगियर दैन ही हैड थॉट एंड हिज नीज bucked after no more than a few steps. Iqbal went running off to bring back the wheelchair while the rest of us stood in the corridor, holding him upright. यहाँ पे ग्रॉगियर का मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे और उनकी जो नीज थी वो ऐसे फर्म नहीं थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो गिर रहे थे यहाँ से वहाँ. तो इकबाल उन्हें उठाने के लिए भागते हैं और फिर व्हीलचेयर लेके आते हैं और जब बाकी सारे वहाँ पे कॉरिडोर में खड़े होते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि खड़ा रख सके. एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चीयरलेस हॉस्पिटल वॉल अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद. तो उसी वक्त ये होता है कि जब ये सब चल रहा था, एट दैट मोमेंट जब सब कुछ जो वो लोग सारे के सारे हॉस्पिटल वॉल के साथ लीन कर रहे होते हैं सो दैट वो शाहिद को खड़ा कर पाए अपराइट, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदासी वाला वॉल होता है, चेयरलेस वॉल होता है. पर उस वक्त जो शाहिद है उनके ऊपर देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, कि शाहिद बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्लेजर और जॉय फील करते हैं. व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न्ड विद द व्हीलचेयर शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल एंड आस्क्ड वेयर ही वाज फ्रॉम. तो जो हॉस्पिटल के जो वो होते हैं यूनिफॉर्म में इंसान जो लेके आते हैं उनके लिए व्हीलचेयर, तो वो उनसे पूछते हैं स्माइल करते हुए कि आप कहाँ से हो. एक्यूआडोर द मैन सेड. तो वो आदमी बताते हैं कि मैं एक्यूआडोर से हूँ. एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स gleefully together. Spanish, he cried at the top of his voice. तो ये सुनते ही शाहिद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने हाथ से तालियां बजाने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होके. gleefully का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, और वो बोलते हैं कि स्पेनिश, और वो ऐसे बोलते हैं बहुत तेज से, मतलब एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब जितनी तेज वो बोल सकते हैं उतनी तेज. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लॉर्का. तो वो बोलते कि मैं हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहता था बिकॉज मुझे लॉर्का नाम का एक बुक होगा जो उनको रीड करने का बहुत मन था. शाहिद्स ग्रेगेरियसनेस हैड नो लिमिट्स. देयर वाज नेवर एन इवनिंग वेयर देयर वाज़न्ट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम. तो शाहिद बहुत ज़्यादा सोशल हो गए थे. ग्रेगेरियसनेस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना, तो उसके कोई लिमिट्स थे ही नहीं. वो हमेशा ऐसा होता था कि हर इवनिंग को, हर शाम को उनके घर पे कोई पार्टी हो रही होगी उनके लिविंग रूम में. आई लव इट दैट सो मेनी पीपल आर हियर, ही टोल्ड मी वंस. तो एक बार वो ऑथर से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं. आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज ऑलवेज फूड. आई लव द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी. इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड. तो वो ये बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है कि बहुत सारे लोग आते हैं घर पे और हमेशा उनके खाने के लिए खाना होता है, तो उन्हें वो स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी जो होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना, वो बहुत ज़्यादा पसंद था. और उसका मतलब ये होता है कि उनको वक्त ही नहीं मिलता डिप्रेस होने का अपनी इलनेस को लेकर. हिज अपार्टमेंट वॉज अ स्पेशियस एंड एरी स्प्लिट लेवल ऑन द 7th floor ऑफ अ न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग. तो एक नई बिल्डिंग बनी होती है वहाँ पे, जो उसके जो अपार्टमेंट होता है शाहिद का, वो बहुत स्पेशियस होता है, उसमें बहुत जगह होती है और एरी होता है, मतलब वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छी होती है. There was a cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the East River. Cavernous का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, स्पेशियस, ह्यूज. तो वहाँ पे एक स्टडी होता है, एक रूम होता है उनके टॉप फ्लोर में, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा टेरेस होता है, मतलब बालकनी होती है, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाई देता है मैनहाटन की स्काईलाइन का,
कि वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर, मतलब रिवर के साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा व्यू दिखाई देता था वहाँ पे। Shahid loved this view of the Brooklyn waterfront slipping like a ghat into the East River under the glittering lights of Manhattan. तो शाहिद को जो ये ब्रुकलिन वाटरफ्रंट था, स्लिपिंग दिखाई देता था कि एक घाट की तरह लगता था into the East River. उनको दिखाई देता था कि वो ईस्ट रिवर के वहाँ पे जो पानी गिर रहा है अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, तो वहाँ पे नीचे पानी होता था और ऊपर बिल्डिंग्स होती थी, तो उसकी सारी लाइट्स पानी पे पड़ रही होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। The journey from the foyer of Shahid's building to his door was a voyage between continents. तो foyer क्या होता है? वो एक एंट्रेंस हॉल होता है, जो बिल्डिंग का एंट्रेंस हॉल होगा वहाँ पर, वहाँ से लेके जो शाहिद की बिल्डिंग का डोर था वहाँ तक का रास्ता ऐसा लगता था जैसे कि एक वॉयज हो बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, मतलब बिल्कुल अलग अलग देशों का। वॉयज क्या होता है कि एक जर्नी जिसमें तुम्हें सी में से ट्रैवल करना पड़े। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हाक वुड इन्वेड द टावर। तो जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, उनकी बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर उनको क्या स्मेल आएगा, क्या खुशबू आएगी। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, रोगन जोश की खुशबू आएगी, और हाक की जो इन्वेट कर देगा पूरा का पूरा टावर को। टावर क्या होता है कि जो भी सैडनेस होती है वहाँ की, उसको इन्वेट कर लेता था। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, तो एलिवेटर के अंदर जो लिफ्ट होती है उसके अंदर इंटीरियर क्या था, कौन से कलर का था? ग्रे कलर का था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज echoing out of his apartment, even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound. तो उनके घर का जो डोरबेल था उसकी भी बहुत ही म्यूजिकल सी साउंड थी, जो कि यूजुअली होती नहीं है, इसलिए वो बहुत ऑड लगता था। और साथ के साथ उनके जो एलिवेटर के अंदर ऐसे ग्रे कलर का इंटीरियर हुआ करता था, और फिर बैकग्राउंड में हमेशा गाने बज रहे होते थे और वॉइसेस लाइक लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही होती थी, हमेशा उनके एको करता था, उनके घर के अंदर से आवाज़ें आती थी, तो उसका एको सुनाई देता था उनके अपार्टमेंट्स के बाहर निकलते हुए। Suddenly Shahid would appear, flinging open the door, releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. Oh, how nice! He would cry, clapping his hands. How nice that you've. तो शाहिद क्या करते थे, अचानक से आते थे और एकदम डोर को तेज से खोलते थे। फ्लिंगिंग ओपन द डोर मतलब बहुत ही तेजी से डोर को खोलना, और बहुत सारा हींग फेंक देते थे ऐसे हवा में, जो न्यूयॉर्क की ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी हवा होती थी उसमें, और वो बहुत ही खुशी से चिल्ला के बोलते थे कि कितना अच्छा लग रहा है, और अपने हैंड्स क्लैप करते थे, और उसके बाद बोलते थे हाउ नाइस दैट you've come to see your little Muslim. Invariably there'd be some half dozen or more people gathered inside, poets, students, writers, relatives, and in the kitchen someone would always be cooking or making tea. तो हमेशा बहुत सारे लोग होते थे उनके घर के अंदर, कम से कम आधा हाफ अ डजन लोग होते थे। जो बहुत सारे लोग होते थे उसमें से कुछ लोग होते थे पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स या रिलेटिव्स, और हमेशा कोई ना कोई किचन में चाय बना रहा होता था। और हमेशा जो शाहिद है हमेशा बोलते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारे एक मुस्लिम इंसान, मतलब वो अपने आप को मुस्लिम की तरह बोलते थे, कि आप हमसे मिलने आए हो, तो हमें बहुत अच्छा लगा। Almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease, he was the center of a perpetual carnival, an endless melee of talk, laughter, food, and of course poetry. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि उनकी लाइफ की बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल अंत तक वो लाइफ ऑफ द पार्टी रहते थे हमेशा। इवन दो उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल कंज्यूम हो रही थी उनके डिजीज की वजह से, उनकी कैंसर वाली डिजीज की वजह से, पर वो हमेशा एक सेंटर होते थे परपेचुअल का मतलब हमेशा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। कार्निवल की एक एंडलेस मेला की, कि हमेशा जोरों शोरों से वो पार्टी करते थे और बहुत खुश रहते थे, बहुत बातें करते थे और बहुत ही हंसते थे, और फिर वो हमेशा खाते रहते थे और हमेशा पोएट्री भी बताते रहते थे। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal. तो चाहे कितने भी लोग आ जाए उनके घर पे और शाहिद कितने भी बिजी हो जाए, शाहिद कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कभी भी भूलते नहीं थे कि शाम का खाना कितना बन चुका है और कितना और बनाना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शंस टू हूएवर वाज इन द किचन, कि किचन में जो भी होता था उनको वो डायरेक्शंस देते रहते थे। बीच बीच में वो इंटरप्ट कर देंगे लोगों को, अपने आप को, जब वो बात कर रहे होते थे कि यस नाउ ऐड द दही, तो जो भी किचन में होता था वो खाना बना रहा है और वो उनको डायरेक्शंस देते रहेंगे कि अब ये करो, अब वो करो। इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फेलिंग ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, तो उनकी आईसाइट जब जा रही थी तभी वो स्मेल से ही बता देते थे कि कितना खाना बन गया, कितना और चीज़ कुछ ऐड करना या नहीं करना। एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, तो वो एग्जैक्टली बता देते थे कि रोगन जोश में मतलब कितना प्रिपेयर हो गया, कितना और बनाना है, क्या क्या उसमें और डालना है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड, खाना का क्या महक है। और जैसे उनका खाना बन जाता था
तभी के तभी वो स्निफ करेंगे एयर को, मतलब ऐसे खुशबू लेंगे एक बारी हवा में, उसके बाद फिर चिल्लाएंगे कि खाना बन गया और क्या महक आ रही है। Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party. तो शाहिद बहुत ज़्यादा प्राउड थे अपनी किचन के अंदर जो लाइक खाना बनाने की स्किल्स को लेके, तो वो बहुत दिन बिताते थे प्लान करने में और प्रिपेयर करने में अपनी डिनर पार्टी के लिए। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन while he was in Arizona that he met James Merrill, the poet who was to radically alter the direction of his poetry. ऐसी ही एक पार्टी में उन्हें मिले कौन? जेम्स मेरिल, जो एक जाने माने पोएट थे। और जो ये पोएट थे इन्होंने रेडिकली ऑल्टर कर दिया उनके डायरेक्शन ऑफ पोएट्री को। रेडिकली का मतलब जो उनका मेन एसेंस होता था पोएट्री का, जिस तरह का उनका राइटिंग स्टाइल होता था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया आफ्टर ही मेट जेम्स मेरिल. इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स. तो इस एनकाउंटर के बाद, इस मिलने जुलने के बाद, जब से वो मिले उसके बाद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स के साथ. मेट्रिकल पैटर्न्स वो होता है कि बहुत ही ज़्यादा लिरिकल राइमिंग स्कीम्स वगैरह यूज़ करके उसमें ऐसे सिलेबल्स यूज़ करें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या फिर अनस्ट्रेस्ड है. नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री दैन मिस्टर जेम्स मेरिल. तो मिस्टर जेम्स मेरिल से ज़्यादा किसी और का पोएट्री पे उनका मतलब इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं दिया, जो शाहिद की पोएट्री में साफ साफ दिखाई देता था. इंडीड इन द पोएम in which he most explicitly prefigured his own death. तो एक पोएम लिखी थी उन्होंने जिसमें उन्होंने बहुत ही एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिवली जाके बहुत ही डिटेल में उन्होंने अपनी डेथ के बारे में लिखा था. आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. इस पोएम का नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. ही अवॉर्डेड द एनवॉय टू मेरिल. तो उन्होंने इस पोएम का मैसेंजर मेरिल को बताया गया है कि मतलब मेरिल की वजह से उन्होंने इतनी अच्छी पोएम लिखी. शाहिद हर्ष, दिस इज मी जेम्स, The loved ones always leaves. तो शाहिद अपनी पोएट्री में मेंशन करते हैं उनका नाम किस तरह से? शाहिद हर्ष, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वंस ऑलवेज लीव. तो वहाँ पे अपनी पोएट्री में उन्होंने उनका नाम भी मेंशन कर दिया जेम्स मेरिल का. उसमें ऐसा लिखा है कि शाहिद हर्ष, ये मैं बोल रहा हूँ कि जो लव्ड वंस होते हैं वो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं. शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. तो शाहिद को खाना बनाना किस तरह से पसंद था? बिल्कुल ऑथेंटिक और एग्जैक्ट, मतलब जो खाना जितना भी बनता था उनको सेम जो मसाले वगैरह डाले जाते थे सबको एग्जैक्ट मात्रा में डालेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में एक भी जो उसका प्रोसेस होता था स्किप नहीं होगा. एक एक चीज़ बिल्कुल वो उन सब चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हुआ करते थे और थोड़ी बहुत भी डेविएशन वो टॉलरेट नहीं करते थे. मतलब ज़रा भी यहाँ से वहाँ कुछ भी हो जाता था तो वो टॉलरेट नहीं करते थे और बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड्स में वो खाना बनाते थे. रेसिपीज वगैरह बिल्कुल ट्रेडिशनल यूज़ करते थे. फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स ही हैड ओनली पिटी. और जो लोग शॉर्टकट्स लेते थे उनके लिए बस उन्हें बुरा लगता था. ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन. और उनको बहुत ही पसंद था खाना बनाना उनके रीजन का. वन वेरिएंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल. तो उसका एक वेरिएंट था जिसको कहते हैं कश्मीरी फूड पंडित स्टाइल में बनाना. I asked him once why this was so important to him and he explained that it was because of a recurrent dream. तो एक बार जो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने पूछा उनसे कि ऐसा क्या है कि आप हमेशा इस तरह का खाना बनाते हैं, कि ये सब आपको इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है. तो उन्होंने उनको समझाया कि उनको एक नया नया ड्रीम आया था अभी लेटली in which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. तो उनको सपने में ऐसा आया कि जो भी पंडित हैं जो वैली में रहते हैं कश्मीर के, वो सारे गायब हो गए थे और उनका जो खाना था वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया था कि वो अब उस तरह का स्वाद उन्हें कभी नहीं मिलेगा. दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड हिम एंड ही रिटर्न्ड टू इट अगेन एंड अगेन. तो ये उनका एक नाइटमेयर होता था जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे. नाइटमेयर क्या होता है? एक बुरा सपना जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं. तो ये चीज़ उन्हें बहुत ही डराती थी, हॉन्ट करती थी और हमेशा वापस आती रहती थी. इन हिज कॉन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री, उनकी बातों में भी वापस आती रहती थी और उनकी पोइट्री में भी. तो उनकी पोइट्री का एक पार्ट दिखाया है यहाँ पे. एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू. यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी. इन योर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी. योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी. तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उनकी पोइट्री का. उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे बारे में कम्प्लीटली भूल गया था. तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और तुम्हें ये ज़रूरत थी कि तुम मुझे परफेक्ट बनाओ, बट जब तुम चले गए तो फिर मैं एक एनिमी बन गया और योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी. और तुम्हारी जो हिस्ट्री है वो मेरी मेमोरी के बीच में आती है. आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, योर परफेक्ट एनिमी. योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी. कि मैं जो हूँ वो सब कुछ जो तुमने खो दिया है, तुम्हारा परफेक्ट एनिमी मतलब तुम्हारा दुश्मन,
तुम्हारा परफेक्ट दुश्मन, और जो तुम्हारी मेमोरीज है वो अभी भी मेरी मेमोरीज के बीच में आती रहती है. देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यू वोंट फॉरगिव मी, आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ. तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे कुछ फॉरगिव करने का है ही नहीं, माफ़ करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे फॉरगिव करोगे नहीं. मैंने अपना दर्द अपने आप में छुपा लिया. आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ. वो बोलते हैं कि मैंने अपना दर्द सिर्फ खुद को दिखाया. देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव. फिर से वो वही ऊपर वाली लाइन्स रिपीट करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं है जो माफ़ करा जा सके, क्योंकि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे. इफ़ ओनली सम हाउ यू कुड हैव बिन माइन, वॉट वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. तो वो बोलते हैं कि अगर कोई तरीका होता कि तुम मेरे हो पाते तो बहुत कुछ पॉसिबल हो पाता है इस दुनिया में. वंस इन कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड. तो एक बार ऐसे बातों बातों में उन्होंने ऑथर को बताया कि उन्हें बंगाली फूड भी बहुत पसंद है, मतलब बंगाल का खाना. आई प्रोटेस्टेड, बट शाहिद यू नेवर एवर बिन टू कैलकाटा. तो उन्होंने प्रोटेस्ट में बोला कि पर तुम तो कभी कैलकाटा गए ही नहीं हो, तुम्हें कैसे पता वहाँ का खाना कितना अच्छा होता है, कैसा होता है. तो वो मना कर देते कि नो, ही सेड, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड. पर वो बोलते कि हाँ मैं गया तो नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि वहाँ का खाना मैंने खाया क्योंकि हमारे दोस्त हमें वहाँ का खाना खिलाते थे. व्हेन यू एट इट you could see that there were so many things that you didn't know about everywhere in the country. तो वो बोलती कि जब तुम खाते हो तो तुम्हें पता चलता है वहाँ का खाना, मतलब जब तुम वहाँ का खाना खाते हो तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है अभी तक. What I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? तो फिर वो बोलती कि तुम अपने आप में खुश क्यों नहीं रह सकते, तुम अकेले तुम्हारे खुद के कुजीन्स के साथ और क्लोथ्स के साथ और म्यूजिक के साथ और ये सारी वंडरफुल चीज़ों के साथ खुश क्यों नहीं हो. He paused and added softly. तो वो रुकते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं आगे, बहुत ही प्यार से बोलते हैं. At least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. वो बोलते कि कम से कम यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि हम एक साथ आ सकते हैं, we can come together, और बाकी सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे है, हमारे पास एक सेफ स्पेस है in a way. Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of Begum Akhtar. तो उनके पास जितनी भी अच्छी चीज़ें थी जिससे उन्हें प्लेजर मिलता था, उसमें से सबसे ज़्यादा डियर उनके लिए था म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर. तो गाना सुनना उनको बहुत पसंद था बेगम अख्तर का. ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स. तो उन्होंने उनसे मुलाकात कब करी, जब वो कुछ टीन ईयर्स में थे अपने, एक फ्रेंड के थ्रू. एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ. और वो एक बहुत ही ऐसे रोज़ रोज़ मिलने वाली इंसान बन गई थी और उनके लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालने लग गई थी. शाहिद हैड अ फंड of stories about her sharpness in repartee. तो उनकी रेपार्टे होती थी, मतलब रेपार्टे क्या होता है कि ऐसे कुछ कोई बोलेगा तो नोक झोंक चलती रहती थी उनके, वो बहुत शार्प थी इन चीज़ों में, तो वो बहुत ही उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती थी. शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन्स प्रैक्टिशनर ऑफ रेपार्टे, कि शाहिद रेपार्टे में नोक झोंक में ज़्यादा अच्छे नहीं थे और ज़्यादा करते भी नहीं थे ऐसा. ऑन वन फेमस ओकेजन एट बार्सिलोना एयरपोर्ट ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन. तो वो प्लेन पे चढ़ने से पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका बार्सिलोना एयरपोर्ट में, और ये एक बहुत ही फेमस ओकेजन है. द गार्ड अ वुमन आस्क्ड व्हाट डू यू डू. तो एक वुमन गार्ड थी, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो. तो शाहिद बोलते कि मैं एक पोएट हूँ. व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन. तो वो बोलते कि पूछते हैं उनसे कि तुम स्पेन में क्या कर रहे थे. तो वो बताते हैं कि मैं पोइट्री लिख रहा था. नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्कड पोइट्री इनटू हिज आंसर. तो अगर शाहिद से कुछ भी पूछा जाता था वो किसी न किसी तरह पोइट्री को घुसा देते थे अपने सेंटेंसेस में. फाइनली द एक्सैस्परेटेड वुमन आस्क्ड आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स. तो वो जो वुमन है, जो गार्ड थी, वो पूछती है उनसे परेशान होके कि अच्छा तुम ये बताओ कि कुछ डेंजरस तो नहीं है तुम्हारे पास जो पैसेंजर्स के लिए, बाकी पैसेंजर्स के लिए डेंजरस हो. एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट. तो शाहिद इस पॉइंट पे अपने छाती पे अपना हाथ मारते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ मेरा दिल, कि जो बाकी लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है. दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वाइल्डियन मोमेंट्स. तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड मोमेंट होता है. एंड इट वॉज टू द ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट. तो इस ओकेजन पे बार्सिलोना एयरपोर्ट करके वो एक पोएम भी लिख देते हैं. ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स. तो ऐसी मोमेंट्स को वो बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते हैं. आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस. तो वो बोलती कि मैं बहुत ढूंढता हूँ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस को आंसर करने का मौका मिले. ही टोल्ड मी वंस. तो ये ऐसी बात बताते हैं पोएट जो हमारे ऑथर हैं उनको. ऑन 7th May आई हैड अ गुड फॉर्च्यून टू बी विद हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ. तो एक बार ही ऐसा होता है कि ऑथर उनके साथ ही होते हैं जब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलता है. शाहिद वॉज टीचिंग एट मैनहट्टन बरूच कॉलेज इन द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000. तो तब शाहिद
मैनहट्टन बरूच कॉलेज में पढ़ा रहे होते स्प्रिंग सेमेस्टर में, 2000s की बात है, एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये इनकी आखिरी क्लास होने वाली थी। इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच, और वो सचमुच में उनकी आखिरी क्लास रह गई थी जो वो कभी पढ़ा पाते। द क्लास वॉज टू बी अ शॉर्ट वन, फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। तो जो क्लास थी वो बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली थी कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, क्योंकि उसके बाद उनका एक अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में बिल्कुल क्लास के बाद। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद्स टीचिंग। तो जो ऑथर है उन्होंने शाहिद के पढ़ाने के तरीके के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि वो बहुत ही ब्रिलियंटली पढ़ाते हैं। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन अ क्लासरूम। पर ये इकलौता टाइम था जब वो अपने फ्रेंड को, शाहिद को मतलब, देख पाते पढ़ाते हुए एक क्लासरूम में। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द मोमेंट ही वॉकड इन दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। तो वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा था कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो उनको कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे उनसे। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड हैड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। तो जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने प्रिंट कराई थी मैगजीन, और उसके बाद जो उसमें इशू था वो उनको डेडिकेट किया था। किसको? शाहिद को। शाहिद फॉर हिज पार्ट वॉज नॉट इन द लीस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन। तो शाहिद मतलब बाकी सारी क्लास बहुत ही सैड थी कि अब वो उनका लास्ट क्लास होगा, पर देन शाहिद को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी सैड हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ही वॉज अ स्पार्कलिंग डीवा, अख्तर इनकारनेट, ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा। तो जो शाहिद थे उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल स्पार्कलिंग डीवा की तरह एकदम अपना लेक्चर दिया, और एकदम अख्तर इनकारनेट की तरह लग रहे थे। वो हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, ब्रिमिंग विद लाफ्टर, और नखरे कर रहे थे बहुत ज़्यादा। When an Indian student walked in late, he greeted her with the cry, "Ah, my little subcontinental has arrived." और फिर वो जब एक इंडियन लड़की क्लास में आती है तो फिर वो बोलती है कि मेरी सबकॉन्टिनेंट आ गई। Clasping his hands, he feigned a swoon. It did such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. तो क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है, सो दैट्स वाई ही कॉल्स हर अ सब कॉन्टिनेंटल। एंड आफ्टर दैट, और फिर वो नखरे करते हैं कि जैसे वो अंदर आती है तो अपना एक हाथ लेते हैं, उसके बाद दूसरे हाथ को पकड़ते हैं, उसके बाद ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो फेंट होने वाले हैं। इट्स डिज सच अ टाइड ऑफ पेट्रियोटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन, कि वो बोलती है कि मेरे को बहुत पेट्रियोटिक फीलिंग्स आती है कि एक और साउथ एशियन है यहाँ पर। हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर। तो उनका जो वक्त होता है पेन स्टेट में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, मतलब टोटली, और बिल्कुल प्लेजरेबल होता है उनका टाइम पेन स्टेट में। आई ग्रो एज अ रीडर, आई ग्रो एज अ पोएट, आई ग्रो एज अ लवर। तो बोलते कि वहाँ पर उन्होंने एक रीडर की तरह बहुत ही ग्रो किया, साथ के साथ एक पोएट की तरह भी और एक लवर की तरह भी। ही फेल इन विथ अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ होम वो इंडियंस। तो वो इंडियन बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और वो सारे मोस्टली इंडियंस थे। दिस वॉज, ही ऑफ्टन सेड, द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। और जब वो पेन स्टेट में थे तो उसको वो ऐसे डिस्क्राइब करते कि उनका हैप्पीएस्ट टाइम था उनकी लाइफ का। लेटर शायद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। फिर उसके बाद वो एरिजोना मूव करते हैं, मतलब वो एरिजोना शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें क्रिएटिव राइटिंग सीखनी होती है। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जॉब्स करी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। Hamilton College, the University of Massachusetts at Amherst, and finally the University of Utah in Salt Lake City, where he was appointed professor in 1999. तो इन सारे colleges में उन्होंने पढ़ाया है। He was on leave from Utah doing a brief stint at New York University when he had his first blackout in 2000 in February. तो ये प्रोफेसर भी बन गए थे 1999 में। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा स्टेंट लिया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जब उनका ब्लैकआउट हो गया था फरवरी 2000s में। आफ्टर 1975 व्हेन ही मूव टू पेंसिल्वेनिया, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। तो 1975 में वो पेंसिल्वेनिया को जाके शिफ्ट हो गए और उसके बाद वहाँ पर मेनली अमेरिका में ही रहते थे शाहिद। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर एंड दे वर लेटर जॉइंड बाय देयर 2 sisters। तो उनका एक भाई वहाँ पे पहले से रहता था और उसके बाद उनकी 2 और बहनें वहाँ पर आ गई। But Shahid's parents continued to live in Srinagar and it was his custom to spend the summer months with them there every year. तो उनका जो घर था वैसे वो श्रीनगर में था, उनके पेरेंट्स श्रीनगर में ही रहते थे और उनका हमेशा से ट्रेडिशन रहता था, कस्टम रहता था कि वो हमेशा समर्स वहाँ जाके बिताएंगे, उनके समर के मंथ्स वहीं जाके बिताते थे, हर एवरी ईयर, हर साल वहीं जाके बिताते थे वो।
आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज़। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी कि वो हमेशा ऐसे सैड कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ही वॉज दस एन इंटरमिनेंट बट फर्स्ट हैंड विटनेस to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onwards। तो शाहिद एक फर्स्ट हैंड विटनेस से उनको सामने से दिखता था और बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली दिखता था कि वहाँ पे कितना ज़्यादा वायलेंस पैदा हो रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो उस रीजन में कितना ज़्यादा वायलेंस है उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा था अपने खुद की आंखों से। इट वॉज 89, द स्टोन्स वर नॉट फार, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स। तो उन्होंने ऐसा एक जगह पे लिखा था कि वहाँ पे स्टोन्स जो थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे और साइंस ऑफ चेंज हर जगह दिख रहा था, पर कश्मीर जो है वो बहुत ही जल्दी फ्लेम्स में आ जाएगा। लिटरल फ्लेम्स मतलब सचमुच में उसमें आग लग जाएगी। द स्टडी डेटेरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड द काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। तो कश्मीर में जो स्टेट थी वो बिगड़ती जा रही थी। डेटेरिएशन क्या होता है कि जो एक स्टेट ऑलरेडी ख़राब है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही बेकार थी कश्मीर में, और वहाँ का जो वायलेंस था और काउंटर वायलेंस था वो सब कुछ बढ़ता जा रहा था। मतलब एक आदमी वायलेंस करेगा, मतलब मार धाड़ करेगा, तो सामने वाला भी मारता है, तो काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। तो ये सब देख के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क। तो बहुत ही जल्द इनका सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया शाहिद का, उनके काम का। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क्स। तो ऑथर कहते हैं कि कश्मीर के बारे में जब जब उन्होंने लिखा तब तक उन्होंने अपना फाइनेस्ट वर्क दिया था। द आयरनी ऑफ दिस इज़ दैट शाहिद वॉज नॉट बाय इंक्लिनेशन अ पॉलिटिकल पोएट। कि इसमें आयरनी यह है कि ऐसे कॉन्ट्रास्टिक इफेक्ट यहाँ पे ये हो रहा है कि जो शाहिद थे वो वैसे इंक्लाइंड नहीं थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिकल पोएट बनने में। आई हर्ड हिम से वंस, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। तो उन्होंने एक बार शाहिद को ऐसे बोलते हुए सुना था कि अगर तुम ऐसे डिफ़िकल्ट जगह से आते हो और तुम उसी के बारे में सब कुछ लिखे जा रहे हो सारा टाइम, तो फिर तुम्हें लिखना बंद कर देना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट, योर फॉर्म, दिस इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट। तो वो बोलते कि तुम्हें अपना आर्ट फॉर्म और जिस तरह से तुम लिखते हो इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर्स डेस्टिनी, शाहिद resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. Even though शाहिद इस पूरी सिचुएशन के साथ मतलब जो कश्मीर का डेस्टिनी है उसको लेके बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ही ज़्यादा उन पेन में थे सोच के कि उन लोगों पे क्या बीत रही है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन पे क्या बीत रही है। बट उन्होंने बहुत ही सोच समझ के रेजोल्यूटली मतलब बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि वो जो ये रोल है कि जो रोल ऑफ विक्टिम है उसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जो उन विक्टिम्स के बारे में नहीं लिखेंगे, जो कि उनको बहुत आराम से लिखने का मौका मिल जाता। अगर उन्होंने ऐसा लिखा होता, हैड ही डन सो, ही कुड नो डाउट हैव ईजिली बिकम अ फिक्सचर ऑन टॉक शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स। अगर उन्होंने इस टॉपिक पे लिख दिया होता तो वो बहुत ही आराम से ऐसे एक मुहूर्त बन जाते जो टॉक शोज़ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यूज़ प्रोग्राम्स में भी वो बहुत दिखने को मिलते। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग्स। पर शाहिद को हमेशा से पता था कि वो उनका कॉलिंग नहीं है, मतलब वो उनका पाथ वो नहीं है। ही वॉज अ पोएट, उन्हें पता था कि वो एक पोएट है। स्कूल्ड इन द फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने हमेशा बचपन से ही सीखा था कि बहुत ही अनफॉरगिविंग आर्ट होता है ये लैंग्वेज का, जो पोएट्री होता है वो बहुत फियर्स होता है। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practices. तो उन्होंने हमेशा से वो रिलीजियस बहुत थे और हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट किया था रिलीजन को, इसलिए वो फर्म बिलीवर रहते थे हमेशा कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अलग रखा जाए। Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. तो शाहिद का जो देखने का नज़रिया था वो पॉलिटिकल नहीं था इन द सेंस कि वो फ्रेम करे हर एक चीज़ को पॉलिसी और सोल्यूशंस के टर्म्स में। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड एक्यूमेनिकल एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग। तो उन्होंने हमेशा से ही ये देखा है कि अपना अपब्रिंगिंग को वो हमेशा उन्होंने क्रेडिट किया और उन्होंने हमेशा ही बहुत ही इंक्लूड किया। एक्यूमेनिकल मतलब क्या होता है, इसका एक्यूमेनिकल का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत सारे रिप्रेजेंट किए डिफरेंट क्रिश्चियन चर्चेस को। तो उन्होंने ऐसा एक आउटलुक जो रखा है कि ऐसे रखा कि उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया अपने अपब्रिंगिंग को। ही स्पोक ऑफ्टन ऑफ अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही हैड बीन सीज्ड बाय द डिजायर टू क्रिएट अ स्मॉल हिंदू टेम्पल।
तो बचपन में उन्होंने एक टाइम के बारे में बात करी थी कि बचपन में एक टाइम था जब उनको एक ऐसा डिज़ायर ने सीज कर लिया उन्हें, कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर आए अंदर से कि वो एक छोटा सा हिंदू टेम्पल बनवाए इन हिज रूम इन श्रीनगर, कि उनके अपने घर के अपने रूम में श्रीनगर में वो एक छोटा हिंदू टेम्पल बनाए। ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स, तो उन्हें इनिशियली बहुत ही डर लग रहा था, वो बताना नहीं चाहते थे अपने पेरेंट्स को, हेजिटेट करे थे मतलब झिझक रहे थे। बट व्हेन ही डिड दे रिस्पॉन्डेड विद एन एंथुसियाज्म इक्वल टू हिज ओन। तो जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनली बता दिया तो उन्होंने बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड किया कि हाँ प्लीज तुम जरूर बनाओ अपने कमरे में एक हिंदू टेम्पल। हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज एंड अदर अकाउचमेंट्स। अकाउचमेंट्स क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो मूर्ति वगैरह के अलावा भी उनको चाहिए होती है पूजा के लिए। एंड फॉर अ व्हाइल ही वाज assiduous in conducting pujas at this shrine। assiduous का मतलब क्या होता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा केयर और परसिवियरेंस सिखाया, कि वो बहुत ही डिलीजेंटली ऐसे पूजा करते थे। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी। तो उनका ये एक फेवरेट स्टोरी हुआ करती थी whenever people talk to me about Muslim fanaticism, कि जब लोग उनसे बात करते हैं कि मुस्लिम्स का जो फैनेटिज्म होता है मतलब जील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम होने को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जैसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश होता है। जब वो इस चीज़ की बात करते हैं, ही सेड टू मी वंस आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प्ड मी मेक अ टेम्पल इन माई रूम। कि वो बोलती कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक ही चीज़ को लेके मतलब सिर्फ उनके रिलीजन को लेके इतना ज़्यादा वो होते हैं, जीलियस होते हैं कि उनको बाकी रिलीजन्स के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, वो कोशिश भी नहीं करते। तो अगर लाइक लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा वो बताते हैं कि कैसे उनकी अम्मी ने उनको हेल्प किया कि वो अपने घर में अपने रूम में टेम्पल बनाए। आई वंस रिमार्क्ड टू शाहिद दैट ही वॉज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू अ नेशनल पोएट। तो जो ऑथर है उन्होंने एक बार शाहिद को बोला था कि तुम सबसे ज़्यादा नेशनल पोएट हो, यहाँ पे कश्मीर में अगर कोई नेशनल पोएट है तो वो तुम हो। ही शॉट बैक, अ नेशनल पोएट मे बी बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट, प्लीज नॉट दैट। तो वो बोलते हैं कि मैं नेशनल पोएट हो सकता हूँ बट मुझे गलती से भी नेशनलिस्ट पोएट मत बोलना। तो उनके बोलने का मतलब ये था कि ठीक है तुम नेशन का पोएट मान लो मुझे, बट मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बिल्कुल अपना पूरा आइडेंटिटी अपने नेशन को लेके ही बिल्कुल उनके अपने कंट्री के सपोर्ट में और इंटरेस्ट में ही बिल्कुल सब कुछ लिखूंगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि उन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली अगर विक्टिम्स के बारे में एक ही चीज़ के बारे में डिफिकल्ट प्लेस के बारे में लिखोगे तो तुम लिखना छोड़ दो। सो इसी वे में उन्होंने बोला कि मेरे को एक ही चीज़ तक ऐसे नहीं बंधे रहना। In the title poem of The Country Without a Post Office, a poet returns to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret। तो उनकी जो पोएम होती है जिसका नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या होता है जो पोएट होता है वो वापस जाता है कश्मीर, कि वो ढूंढने जाता है कि एक कीपर है जो फॉलन मिनारेट का कीपर है। मिनारेट क्या होता है, एक मॉस्क होता है, स्लेंडर सा टावर होता है जिसमें बालकनीज होती है और मुस्लिम कॉल्स होते हैं, मुस्लिम्स के लिए वो प्रेयर के लिए बुलाते हैं। तो वो गिर जाता है, तो उसका जो कीपर है उसको ढूंढते हुए वो एक पोएम लिखी जाती है। जो पोएट होता है वो उस कीपर को ढूंढने जाता है। तो यहाँ पे पोएम का हमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। Nothing will remain, everything's finished. I see his voice again, this is a shrine of words. You'll find your letters to me and mine to you. Come son and tear open these vanished envelopes. तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हारी आवाज में सुन सकता हूँ कि एक श्राइन था, वर्ड्स का, शब्दों का श्राइन था, मतलब एक शब्दों का टेम्पल था जहाँ पे तुम अपने लेटर्स ढूंढ पाओगे जो तुमने मेरे लिए लिखे हैं और जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। तो वो बोलते हैं ऐसे, कम सन एंड टेयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवेलप्स, कि वापस आओ और इस वैनिश्ड एनवेलप्स को जो खो गए हैं उनको खोल के पढ़ो। दिस इज एन आर्काइव, आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ हिज वॉइस, दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग्स विद नो लिमिट। तो यहाँ पे लिखा है कि ये एक आर्काइव है, एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें सारी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी और मैंने सारे रिमेन्स ढूंढ लिए हैं उनकी आवाज़ के, कि मतलब उनकी आवाज़ की कुछ बची कुछ जो चीज़ें हैं। और उन्होंने मैप्स ऑफ लॉन्गिंग्स विद नो लिमिट्स को भी संभाल के रखा है। मतलब जो मैप्स है कि लॉन्गिंग्स मतलब जो डिज़ायर्स होते हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, जो जिसमें बिल्कुल लिमिट ही नहीं है, उन सब की मैप्स भी रखे हुए हैं। इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस दैट वाज स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस। बोथ शाहिद विटनेस्ड एंड मार्टर हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर्स, ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर। तो जैसे जैसे शाहिद अपने होमलैंड को फिगर आउट कर रहे थे वैसे वैसे वो खुद भी एक इमेज बन गए, कि वो खुद भी ऐसे डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस के बीच बीच में रिवॉल्व करने लगे, स्पिन करने लगे। तो वो एक विटनेस भी है और मार्टर भी है, जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, मार्टर क्या होता है जो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे देते हैं।
हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर, तो उनकी जो डेस्टिनी होती है वो कम्प्लीटली कश्मीर की डेस्टिनी से जुड़ी हुई होती है, दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. I will die in autumn in Kashmir, and the shadowed routine of each vein will almost be news, the blood censored for the saffron sun and the times of rain. तो ये एक और एक्सट्रैक्ट है उनकी पोएम का कि मैं मरूंगा ऑटम में कश्मीर में ही, एंड द shadowed routine of each vein, और जो रूटीन होगा हर एक वेन का वो सब कुछ न्यूज़ होगा, और जो ब्लड होगा वो सेंसर्ड होगा, मतलब जो खून बहेगा वो दिखेगा भी नहीं, बिकॉज ऑफ saffron sun और द टाइम्स ऑफ रेन. Among my notes is a record of a telephone conversation on 5th May. तो ऑथर के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें वो देखते हैं कि टेलीफोन कॉन्वर्सेशन भी है 5th May का. द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट. तो वो एक दिन पहले की बात होती है जब वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराने जाते हैं. अ स्कैन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिवील वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी दैट ही वाज देन अंडरगोइंग हैड द डिजायर्ड इफेक्ट. तो उसमें हमें पता चलने वाला था, उस टेस्ट के वजह से, स्कैन की वजह से पता चलने वाला था कि जो कीमोथेरेपी करी है उन्होंने अभी तक, उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो मिला कि नहीं मिला. ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अंटिल दिस रिपोर्ट. तो और भी कोर्स ऑफ एक्शन जो होते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज वगैरह होती हैं, वो सब चीज़ें अभी तक उन्होंने रोक रखी थी कि वो जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सब कुछ होगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे. द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून. आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग. तो उनका जो स्कैन था वो 2:30 इन द आफ्टरनून के लिए शेड्यूल था, और उन्होंने काफ़ी बार, जो ऑथर है उन्होंने काफ़ी बार उन्हें कॉल करा लेट आफ्टरनून में और अर्ली इवनिंग में भी. देयर वाज नो रिस्पॉन्स. तो उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला उन कॉल्स के बारे में. आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड. तो उन्होंने फिर से कॉल किया, पर इस बार ही उन्होंने आंसर किया. देयर वाज नो प्रियम्बल्स. ही सेड, लिसन अमिताभ, द न्यूज़ इज नॉट गुड एट ऑल. बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन्स नाउ, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन. तो वो कोई प्रियम्बल नहीं देते, मतलब कोई इंट्रोडक्शन नहीं देते, वो सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और बताते हैं उन्हें कि कोई ये अच्छी खबर नहीं है. प्रिपेयर भी नहीं करते वो, उन्हें सीधा बोलते कि अच्छी खबर नहीं है. बेसिकली क्या होने वाला है कि वो जो भी मेडिसिन वो अभी तक ले रहे थे और जो कीमोथेरेपी थी वो सब कुछ अब रुक रही है, वो नहीं करेंगे अब वो सब कंटिन्यू. दे गिव मी अ ईयर और लेस. तो उन्होंने बोला कि उनके पास जीने के लिए 1 साल है या फिर उससे भी कम. दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक. कि उन्हें ऐसा लगा था अभी तक कि बिकॉज उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है दिखने में ही, कि इस वजह से वो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो भी कीमोथेरेपी और मेडिकल जो उनकी थेरेपी चल रही है उसको. दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर. उन्होंने बोला था कि वो रेडिएशन देंगे उनको बाद में, थोड़े टाइम बाद. बट दे सेड देयर वाज नॉट मच होप. पर उन्होंने उनको बता दिया था कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं. डेज्ड, स्टेरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, आई सेड, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद. तो इतने परेशान हो जाते, उन्हें समझ नहीं आता कि वो करे क्या. तो तब वो पूछते हैं उनसे कि अपने डेस्क पे ऐसे ब्लैंकली घूरते हुए बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे शाहिद. आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई. तो वो बोलते हैं कि मैं कश्मीर वापस जाना चाहता हूँ, मैं वहीं मरना चाहता हूँ. हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड. और उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है सब बोलते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल अनट्रबल्ड साउंड कर रहे थे, कि उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही और वो बहुत ही शांत थे. नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, सेटल माई विल एंड ऑल दैट. तो वो बोलते कि अब मुझे अपना पासपोर्ट लेना है और अपना विल सेटल करना है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उनकी जो जायदाद वगैरह के बारे में बातें होती हैं, ये सब चीज़ें उन्हें सेटल करनी है. आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स. और वो नहीं चाहते कि जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको कोई दिक्कत हो आगे, कि वो केओस नहीं छोड़ के जाना चाहते उनके लिए. बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर. इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट एंड माई फादर इज़ देयर टू. तो वो बोलते हैं कि इसके बाद मुझे कश्मीर ही जाना है. ये जब मैं एक बार अपनी विल वगैरह सेटल कर लूँ उसके बाद मैं कश्मीर जाऊँगा. वहाँ पे अभी भी बहुत ही फ्यूडल सा सिस्टम है, मतलब बहुत ही अब्सर्ड और पुराने ज़माने का ओल्ड फैशन सा सिस्टम है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट वगैरह मिलेगा उन्हें क्योंकि उनके फादर भी वहीं पर हैं. एनीवेज आई डोंट वांट माय सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स लाइक वी हैड टू विद माय मदर. तो जब उनकी मदर की मौत हुई थी तो फिर तब उन्हें जर्नी काफ़ी करना पड़ा था आफ्टरवर्ड्स, मतलब आने जाने का. तो वो नहीं चाहते थे कि उनके सिबलिंग्स को भी ये करना पड़े. लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजंस ही चेंज्ड हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर. तो उन्होंने अभी तक डिसाइड किया था कि वो कश्मीर जाएंगे और फिर वहीं जाके मरेंगे, बट देन उन्होंने ये चेंज कर लिया अपना माइंड इस बारे में, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजंस एंड अदर रीजंस कि कुछ ना कुछ होंगी चीज़ें, लॉजिक लगा के उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है मैं कश्मीर नहीं जा पाऊंगा. ही वॉज कंटेंट टू बी लेड टू रेस्ट इन नॉर्थहैम्पटन. तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उनका जो ग्रेव होगा वो नॉर्थहैम्पटन में होगा, इन द विसिनिटी ऑफ एमहर्स्ट,
अ टाउन सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड एमिली डिकिंसन। तो एक उनकी बिलवड थी एमिली डिकिंसन, उनकी मेमोरी के लिए मतलब ये टाउन बहुत सेक्रेड था, तो वहाँ पे उसी विसिनिटी में वो बेरी होना चाहते थे। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न्ड टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। तो वो बोलते हैं, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं इस बात को लेके आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उन्होंने कश्मीर को मेंशन किया जब उन्होंने बात करी डेथ की। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजरी डेथ, कश्मीर एंड शाहिद had become so closely overlaid as to be inseparable, like old photographs that have melted together in the rain। तो वो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एकजुट हो रखी हैं, सारी चीज़ें जो उनकी पोएटिक इमेजरी थी डेथ, उसमें सबकी उनकी पोइट्री में दिखाई देता था कि कितना इनसेपरेबल है कश्मीर और शाहिद। ऐसा लगता था जैसे पुरानी फोटोग्राफ्स बारिश में भीग गई हो और वो चिपक गई हो कि वो अब सेपरेट नहीं हो सकती। तो अगेन इनका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएट्री का। यस आई रिमेंबर इट द डे आई डाई आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन। तो इसमें फर्स्ट 2 लाइन्स में लिखा है कि हाँ मुझे याद है जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा जो क्रिम्सन कलर होगा उनके खून का। So long ago of that sky, its spread air, its rushing dyes and a piece of earth, bleeding apart from the shore as we went on the day I'll die, post the guards and he, keeper of the world's last saffron, rode me on an island the size of a grave. On 2 yards he rode me into the sunset past all pain. On everyone's lips was news of my death, but only that beloved couplet broken on his, if there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this। तो यहाँ पे इस वाली लाइन में वो स्काई की बात करते हैं कि किस तरह से उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक अर्थ का पीस होता है और वो ब्लीड कर रहा है शोर से। जो शोर्स होते हैं मतलब किनारे होते हैं नदियों के या बीचेस के, तो वहाँ पर एक दिन वो मर जाएंगे। एज वी वेंट ऑन द डे आई डाई, जिस दिन वो मरेंगे उस दिन जो गार्ड्स वगैरह होंगे, कीपर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सैफ्रॉन, मतलब जो कीपर्स होते हैं दुनिया के आखिरी कीपर्स होते हैं, वो रो करेंगे उनको एक आइलैंड पे और वो एक पूरा साइज होगा ग्रेव का। 2 yards ही रोड मी इनटू द सनसेट, तो वो सनसेट में उनको 2 yards ऐसे रो करके लेके जाएंगे हर एक पेन से दूर, और हर एक इंसान के लिप्स पे वो न्यूज़ होगा कि उनकी मौत हो चुकी है फाइनली, और उनके जो बिलवड होंगे वो हार्ट ब्रोकन होंगे। और साथ के साथ जो अगर दुनिया में कहीं पे पैराडाइज है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और वो कहाँ की बात कर रहे हैं? अगेन कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर। तो ऑथर आखिरी बार शाहिद से मिलते हैं 27 अक्टूबर को एट हिज ब्रदर्स हाउस इन आमहर्स्ट। तो वो आखिरी बार उनको आमहर्स्ट में मिलते हैं उनके भाई के घर पे। ही वॉज इंटरमिनेंटली एबल टू कन्वर्स एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन वी टॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बात करने में, वो बहुत आराम से बात कर पा रहे थे, और ऐसे मोमेंट्स भी थे जब वो पुरानी तरह जैसे पहले के टाइम पे वो बात कर पाते थे एक दूसरे से, उतने ही ज़ील के साथ, उतने एंथुजियाज्म के साथ, उस तरह से वो बात कर पा रहे थे। He was aware, as he had long been, of his approaching end and he had made his peace with it। तो उन्हें पहले से ही पता था शाहिद को कि वो उनका जो अंत है वो आ रहा है बहुत ही धीरे धीरे, his life is ebbing away, बट उन्होंने उस चीज़ के साथ पीस मेक कर लिया था, मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे। I saw no trace of anguish or conflict। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे, उनको जब मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनको ज़रा भी दुख नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको अभी भी जीने का मन है और वो दुखी है इस चीज़ को लेके। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट और एंग्विश की ट्रेसेस नहीं दिख रहे थे, निशानी नहीं दिख रही थी। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ही वाज काम, कंटेंटेड एंड एट पीस। तो उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें सराउंड कर रखा था, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो काम थे, कंटेंट थे कि वो अपनी सिचुएशन के साथ खुश थे और पीस में थे, बिल्कुल ही वो शांत थे। He had said to me once, I love to think that I'll meet my mother in the afterlife, if there is an afterlife। तो वो सोचते हैं, बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लेते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आफ्टर लाइफ में जाके अपनी मदर के साथ रीयूनाइट हो जाऊँ, अगर कोई आफ्टर लाइफ है तो मैं उस आफ्टर लाइफ में अपनी मदर को मिलना चाहता हूँ। I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation। तो उनको ये पता था, उनको एक सेंस था, मतलब अंदर ही अंदर ये उनको ये एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे उनका अंत पास आता जा रहा था, उनको सबसे बड़ी चीज़ जो कंसोल कर रही थी, सुप्रीम कॉन्सोलेशन उनका क्या था, वो ये था कि वो अपनी मदर को वापस मिल पाएंगे। कॉन्सोलेशन मतलब उनको ये चीज़ समहाउ कंफर्ट कर रही थी। ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप एट 2 AM ऑन December 8। तो 8 दिसंबर को वो पीसफुली अपने नींद में ही वो चल बसे। नाउ इन हिज एब्सेंस आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट अ वॉइड। और अब ऑथर जब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, जबकि अब उनके जो दोस्त हैं वो इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो वो अमेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको ये बात सरप्राइज कर रही है
कि इतनी छोटी सी वक्त की जो फ्रेंडशिप थी वो उनको इतना ज़्यादा, उनके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा वॉइड छोड़ के गई है. वॉइड का मतलब एम्प्टीनेस, उनको ऐसे खालीपन महसूस हो रहा है. Often when I walk into my living room, I remember his presence there, particularly on the night when he read us his farewell to the world. और वो जब जब अपने लिविंग रूम की तरफ चल के जाते हैं तो हमेशा उनको उनका प्रेजेंस याद आता है, और वो स्पेसिफिक रात को याद करते हैं पर्टिकुलरली जब वो अपना फेयरवेल का स्पीच दे रहे होते हैं दुनिया को. आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. तो ये उन्होंने किसी तरह से अपनी जो स्पीच है उसको ऐसे स्टार्ट किया होगा. So this is it for this chapter. Thank you for listening.